Hello students, good morning. Welcome to Veda Pani online classes. How are you all? I hope you all are very well. बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय को लेकर के हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए एक कंपनी आती है भारत में जो व्यापार के पर्पस से आती है और फिर यही कंपनी अपने पर्पस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देती है और आगे चल करके भारत में शासन करती है और वो अपने आप को लगातार डेवलप करती जाती है। और हम लोगों ने अभी तक देखा था बेटा कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ वहां पर एक चार्टर पारित करती हैं और भारत में इस कंपनी को व्यापार करने की छूट मिलती है, वहां से छूट मिलती है और भारत में जहांगीर के द्वारा 1612 में पहली बार परमिशन दी जाती है कि ठीक है अब आप व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी में बेटा 16 से लेकर के 1600 से लेकर के 1857, जब 1857 में भारत में पहली बार बैटल होती है जिसको हम लोगों ने भारत में जो पहली रिवॉल्यूशन होती है और जिसमें अंग्रेजों के साथ भारत के सभी छोटे छोटे अधिकांश राजा लड़ते हैं और भारत में पहली बार अंग्रेजों को गुलामी उनसे छूट पाने की पहली बार भारत में कोशिश होती है, वो होती है 1857 में। उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 1600 से लेकर के 1757 प्लासी के बैटल तक को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था कि प्लासी की इस बैटल तक जो चीजें थी वो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर में किया, किस तरह से उसने अपने आप को बढ़ाया, किस तरह से उसने अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ वो ले गई और हम आगे उसके देखेंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उस समय सिर्फ ये अकेले नहीं थी, ये बात आप जानते हैं। पुर्तगीज, फ्रेंच और डच ये तीनों भी उस समय भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी रेफरेंस में देखिए, पुर्तगीज और डच जो थे वो अंग्रेजों के मुकाबले उतने सामर्थ्य नहीं थे, उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन फ्रेंच जो थे उन्होंने अंग्रेजों से उनका बैटल भी हुआ और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से अलग करने की भी कोशिश की। इस रेफरेंस में आपको बताना चाहूंगा कि भारत में 4 कर्नाटिक वार्स हुए और इन वार्स को जानना इसलिए जरूरी है। देखिए, कर्नाटिक वार्स इसलिए कहा गया, इनको कर्नाटक जो नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसलिए इस चीज को कर्नाटक कहा गया है क्योंकि हैदराबाद के उस रीजन में सारे बैटल लड़े गए। टोटल 4 बैटल होते हैं कर्नाटक वार्स के, ठीक है, और 4 बैटल में फ्रेंच, ब्रिटिश और 1-2 बैटल ऐसे भी होते हैं जिसमें भारत के छोटे छोटे राजा लोग भी कभी फ्रेंच के साथ तो कभी ब्रिटिश के साथ मिलकर के युद्ध लड़ते हैं। वो 4 कर्नाटिक वार्स का जो डेट है बेटा वो कुछ इससे है। जो पहला कर्नाटिक वार्स लड़ा गया वो आप लोग का है 1746 से 1748 के बीच में। इस टाइम पीरियड में भारत में पहला कर्नाटिक वार्स लड़ा गया फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। दूसरा कर्नाटिक वार्स बेटा लड़ा गया वो था 1749 से 1754 के बीच में और तीसरा जो कर्नाटिक वार्स था वो 1757 से 1763 के बीच में। ये 3 कर्नाटिक वार्स लड़े गए, बेसिकली 3 लड़े गए थे बेटा, 4 नहीं, ठीक है। ये 3 कर्नाटिक वार्स फ्रेंच, ब्रिटिश के बीच में लड़े गए, ठीक है। और इनमें से 1-2 बैटल ऐसे भी हुए जिसमें भारत के भी कुछ राजाओं ने उसमें कभी अंग्रेजों की तरफ से, जैसे फर्स्ट बैटल में अंग्रेजों की तरफ से भारत के दक्षिण भारत के राजाओं लड़े थे और कुछ बैटल्स में सिर्फ फ्रेंच और ब्रिटिश लड़े थे। जो थर्ड कर्नाटिक वार्स था इस वार के साथ ही बेटा भारत में जो फ्रेंच थे इनका लगभग अस्तित्व समाप्त हुआ, ठीक है। और फ्रेंच इस थर्ड वार के साथ ही एक तरह से भारत में एस्केप कर गए, ठीक है। अब हम भारत की हिस्ट्री की तरफ आते हैं। देखिए,
ये जो तीनों बैटल थे ये तो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुए, ठीक है। आप लोगों ने पहला जो बैटल भारत में देखा अंग्रेजों के खिलाफ किसी भारतीय के द्वारा लड़ा गया, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा 1757 में प्लासी के बैटल से हुआ, ठीक है। सेकेंड जो बैटल भारत के लोगों की तरफ से लड़ा गया बेटा वो 1750 वो आप लोग का था 1764 में, जिसको बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है। बेटा बक्सर के युद्ध जो था वो भारत में दूसरा युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें 3 लोग भारत से लड़े थे, जिसमें से आप लोग उनके नाम जान लीजिए। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, ये मुगल एम्परर थे, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। बेटा ये सुजाउद्दौला है, ठीक है, वो सिराजुद्दौला थे, सुजाउद्दौला। बात को समझिए, जब 1757 के बैटल में जब सिराजुद्दौला की डेथ होती है, वो हार जाते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को बताया था 1757 के बैटल के बारे में कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ जिसका नाम था मीर जफर, उसने क्या किया कि अंग्रेजों की तरफ से मिल गया और लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल करके उसने क्या किया कि एक उसके कमांड में जो आर्मी थी उस आर्मी को उसने इस बैटल से अलग कर लिया, जिसके कारण होता क्या है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और सिराजुद्दौला के डेथ के बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। बात एकदम धीरे से समझिएगा क्लियरली। 1757 में बैटल जब होता है प्लासी का, उसमें सिराजुद्दौला की डेथ होती है। चूंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए ब्रिटिश हमेशा उस आदमी को पसंद करते थे, उस आदमी को भारत का राजा होना पसंद करते थे जो उनको व्यापार करने की छूट दे। स्टार्टिंग में ब्रिटिश का जो था उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, ऐसा व्यापार, ऐसा ट्रेड करना जिसमें उनको कोई रोक टोक ना हो, और इसीलिए उनकी कोशिश रहती थी कि ऐसे लोग को इलेक्ट करके वो किंग बनाए जो उनके व्यापार में उनकी मदद करे, उनके विरोध में खड़ा न हो। इसलिए वो हमेशा अपने पपेट को ही किसी स्टेट का राजा बनाने की कोशिश करते थे। मीर जफर को उन लोगों ने बेटा राजा बना दिया, ठीक है, लेकिन आगे चल करके कुछ समय बाद मीर जफर उनकी अंग्रेजों के जो विशेष थी उसको पूरा करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि ये मनमाने ढंग से धन मांगते थे, क्योंकि इन लोगों ने उसके लिए किया था तो ब्रिटिश मनमाने ढंग से धन वगैरह मांगते थे जिसकी पूर्ति मीर जाफर नहीं कर पाया। तो उन लोगों ने मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद जब मीर कासिम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाया तो मीर कासिम को फिर से इन लोगों ने हटा करके एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पहले मीर जाफर बने, फिर मीर जाफर को हटाया, मीर कासिम को बनाया, और फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर जाफर वहां से जब मीर कासिम लौटता है तो ये अवध से सुजाउद्दौला को, ठीक है, अवध के नवाब होते हैं ये, तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला को और मुगल एम्परर शाह आलम को, इन दोनों को लेकर के कंबाइंड आर्मी बनाते हैं और इस कंबाइंड आर्मी के साथ बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध होता है, ठीक है। इस बैटल से इन तीनों लोगों को काफी लॉस होती है और ये तीनों बैटल ऑफ बक्सर से भारत में क्या होता है बेटा कि इंडियन आर्मी की वीकनेसेस जो होती है वो सामने आती हैं, क्योंकि ये लोग कंबाइंड रूप से बैटल को लड़ते हैं लेकिन फिर भी वो जो चाहते थे उस चीज में सफल नहीं हो पाते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर से भारत में अंग्रेजों ने अब अपने आप को, अभी तक देखिए उनका जो पर्पस ट्रेड था, लेकिन अब धीरे धीरे उन लोगों ने अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने लगे। अब वो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने लगे और ये जो बैटल्स हुए, ये 3 बैटल्स ये और बैटल ऑफ बक्सर 1757 का बैटल, लगातार कंटिन्यूअस इन जीतों से, ये जो विक्ट्रीज जो हो रही थी ब्रिटिश की, इनसे वो काफी भारत में अपना मजबूत होते चले गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बक्सर के बैटल के बाद बेटा दक्षिण भारत में जब अंग्रेज अपनी इस विजय अभियान को कंटिन्यू से स्टार्ट रखते हैं, उस समय साउथ इंडिया में मैसूर, ठीक है, उससे पहले हम कुछ चीजों को और चर्चा कर लेंगे। देखिए
समय जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे अंग्रेजों के पक्ष में होती जा रही थी, वो अपने आप को मजबूत कर रहे थे। फिर होता क्या है कि एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, मराठा के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए बेटा। मराठा जो थे भारत में एक यूनाइटेड नेशन की स्थापना करना चाहते थे। उनका जो पर्पस था कि पूरे भारत में एक राजा हो, और इसी पर्पस को लेकर के मराठा लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे। और फिर जब मुगल डायनेस्टी से सक्सेस नहीं मिल पाई और पानीपत के थर्ड बैटल के साथ ही मराठाओं का जो ये सपना था कि वो पूरे भारत में एक यूनाइटेड तरीके से राष्ट्र करेंगे, उस चीज को लगभग समाप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन मराठाओं की जो बची कुची पावर थी वो लगातार 3 बैटल हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद बेटा बाजीराव पेशवा थर्ड, वो उनकी डेथ हो जाती है, और उनके डेथ के बाद से मराठा पावर जो होता है वो धीरे धीरे एकदम समाप्त होने लगता है। और इस मराठा पावर को 3 बैटल्स होते हैं अंग्रेजों के साथ, और उन तीनों बैटल के साथ मराठा पावर लगभग पूरी तरह से अपना जो अस्तित्व होता है, एक्सिस्टेंस होता है, उसको खो देता है। ठीक है, मराठा उस तरह से अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाते हैं, और कंटिन्यूअस छोटे छोटे युद्धों से क्या होता है कि पूरी तरह से लगातार हार से मराठा लगभग इनका सपना भी पूरा नहीं होता, और लगभग भारत में इनकी कई कंटिन्यूअस बैटल से हार होती, जिसकी वजह से मराठा एम्पायर जो था वो भी समाप्त हो जाता है। इनका जो मुकाबला होता है बेटा वो अच्छे ढंग से देखा जाए हिस्ट्री में तो मैसूर के किंग्स जो थे वो करते हैं। ठीक है, मैसूर जो था दक्षिण साउथ इंडिया में बेटा एक स्टेट होता है। ठीक है, कर्नाटक, उसी को मैसूर मैसूर कहा जाता है। ठीक है, तो मैसूर में आप लोग इस बात को समझिएगा ध्यान से कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बैटल होते हैं। ठीक है, और इन 4 बैटल्स में कंटिन्यूअस अंग्रेज, उन चारों बैटल की पहले आप डेट समझ लीजिए। पहला बैटल अंग्रेजों का मैसूर में देखिए, टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये दो लोग होते हैं मैसूर के। हैदर अली जो थे ये 1861 से 1861 ये हैदर अली के बारे में और समझ लीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये दोनों ही जो लोग थे, हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, तो 1782 से ये 1761 से लेकर के 1782 तक हैदर अली थे राजा मैसूर के, और उसके बाद जो टीपू सुल्तान थे वो 1782 से 1799 तक थे। ठीक है, 1799 तक ये जो थे ये मैसूर के किंग थे। ठीक है, अब बात को समझिए। अंग्रेजों का मैसूर के साथ कंटिन्यूअस 4 युद्ध होते हैं। जो पहला बैटल होता है बेटा वो होता है 1767 से 1769 के बीच में। ठीक है, 1767 से 1769 के बीच में। दूसरा जो बैटल होता है बेटा वो होता है 1780 से 1784 के बीच में, और तीसरा जो बैटल होता है वो 1790 से 1792 के बीच में, और लास्ट बैटल होता है वो होता है 1799 में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ होती है, और वहीं से फिर क्या होता है कि मैसूर का जो एक पावर था वो समाप्त हो जाता है। देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान अपने पिता की तरह अंग्रेजों से जमकर लोहा लेते हैं। ठीक है, और अच्छा कंटिन्यूअस इन बैटल से ये जो आप लोग लगातार 4 बैटल देख रहे हैं, और 1799 में जब श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की डेथ होती है, कंटिन्यूअस इन बैटल से अंग्रेजों को लगातार ये भारत से टक्कर देने की साउथ इंडिया में कोशिश करते हैं। ठीक है, और टीपू सुल्तान के बारे में है कि भारत में जो नेवल एकेडमी थी उसकी इन्होंने स्टार्टिंग करते हैं। नेवल एकेडमी मतलब नेवल आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले टीपू सुल्तान करते हैं, और फ्रेंच के साथ मिलकर के ये टेक्निकल रूप से अपने बैटल की जो पावर होती है, अपने जो वेपन्स होते हैं उनको काफी मजबूत करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से बताया कि अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मोड था, आप लोग देख रहे हैं कि अब वो चीजें बदल रही थी।
16 से अगर आप लोग देख रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि 1799 तक लगभग 200 साल हो चुके हैं और इन 200 इयर्स में कंपनी का जो मूड है वो पूरी तरह से बदलता हुआ जा रहा है। अब वो पॉलिटिकल डिफरेंस में आ रही है, वो अपने आप को मजबूत कर रही है, बैटल्स कंटिन्यूअस लड़ रही है और उन बैटल्स के द्वारा भारत में अपने आप को लगातार मजबूत करने की जा रही है। एक छोटा सा मैं आप लोग को डाटा दिखाना चाहूंगा जिससे आप लोग शायद कुछ चीजें समझ पाए। ध्यान से इस बात को समझिएगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और 1857 में पहली बार बैटल होता है और इस टाइम पीरियड में आप इस बात को समझिएगा, भारत के 62% एरिया पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और 78% पॉपुलेशन पर अंग्रेजों का अधिकार रहता है। मतलब इन 257 ईयर्स में भारत के 62% एरिया में जो था वो अंग्रेज अपना अधिकार कर लेते हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे बैटल्स को लड़ते लड़ते और जीतते जीतते अंग्रेज लगभग पूरे भारत में अपना जो वर्चस्व था उसको इस्टेब्लिश कर चुके थे। और 78% पॉपुलेशन का मतलब है कि भारत के एक तरह से बहुत बड़े क्षेत्रफल पर और बहुत बड़े पॉपुलेशन पर ब्रिटिश का जो था वो धीरे धीरे अपना इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से धीरे धीरे मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, अब इसके पीछे जो ये 257 ईयर्स में जो अपने आप इन लोगों ने इतने मजबूत किए और इस 62% एरिया पर जो इनका पावर जो इतनी अच्छे से आगे चल करके बढ़ा, इसका रीजन ये था बेटा कि उन लोगों की जो पॉलिसीज थी, एनेक्सेशन की जो पॉलिसीज थी वो लगभग पूरी तरह से अनमोरल थी, अनैतिक थी, लेकिन उन पॉलिसीज के दम पे इन सब ने अपने आप को लगातार आगे की तरफ बढ़ाया। उसमें हम कुछ पॉलिसीज को आज देखेंगे और आगे अगली पॉलिसीज को हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसमें पहली जो थी बेटा लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैंड्स। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि इस बात को समझिएगा, कोई भी ऐसा स्टेट भारत का जिसके पास उसका नेचुरल मतलब अगर वहां का कोई नवाब है या कोई किंग है, अगर उसकी खुद की कोई संतान ना हो, कोई खुद का उसका अगर राजा बनने का कोई खुद का पुत्र ना हो, तो क्या होता था कि उस स्टेट को अपने आप में लॉर्ड डलहौजी अपने ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेता था। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत भारत में लगभग कई स्टेट्स में इन लोगों ने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसको मिला लिया, जिसमें से कुछ स्टेट के नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1848 में सतारा को इन लोगों ने ब्रिटिश राज में मिला लिया। उसके बाद 1852 में उदयपुर को जो राजस्थान में था और फिर 1853 में झांसी को, ठीक है, झांसी आप लोग जानते हैं लाइल भाई, ठीक है, तो 1853 में झांसी को इस लोगों ने अपने स्टेट में मिला लिया और फिर 1854 में नागपुर को। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो 4 स्टेट्स थे, उदयपुर राजस्थान का बहुत ही विकसित, बहुत ही डेवलप्ड भाग था, वैसे ही सतारा महाराष्ट्र का बहुत डेवलप्ड भाग था, झांसी काफी डेवलप्ड स्टेट थी भारत की, और नागपुर आप देख रहे हैं कि अपनी ऐसी नीतियों का जिसका कोई भी मतलब नहीं था, उन नीतियों से भी इन लोगों ने भारत के बड़े बड़े स्टेट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो आप अब टोटल जो हम इसको अगर एक साथ देखें तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कुल मिला जुला करके जो अंग्रेज थे, अब उनका जो मोड ऑफ भारत में आने का जो जिस सिस्टम के तहत आए थे, जो ट्रेड का जो पर्पस था वो धीरे धीरे बदल चुका था। ठीक है, उनका जो पर्पस था वो पूरी तरह से बदल चुका था और इसको उन लोगों ने लगातार अपने बैटल्स को जीत करके, चाहे वो फ्रेंच के साथ हो, चाहे वो कर्नाटिक वार्स हो, चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो या फिर ये मैसूर के साथ उनके 4 बैटल्स हो, इन सब में अपने आप को कंटिन्यूअस विक्ट्री इनको जो मिलती गई, इससे भारत के लोगों ने पॉलिटिकल डिफरेंस में भी अपने आप को लगातार मजबूत कर लिया। और यही रीजन था कि 1857 के बाद जो 1857 में जो क्रांति होती है, जस्ट उसके बाद ये अपने आप को पूरी तरह से भारत में पॉलिटिकल रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने इनकी जो पॉलिसीज देखी जिसकी वजह से लोग अपने आप को मजबूत कर रहे थे, उसमें पहली पॉलिसीज हम लोगों ने देखी। आगे की 2-3 पॉलिसीज और हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन सभी चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। और चूंकि काफी सारे बैटल्स के ईयर हमने आपको बताया, तो देखिए आप इन ईयर्स को अगर पूरी
तरह से आप लोग याद ना कर पाए, तो बस इतना समझिएगा कि आप आगे की तरफ बढ़ते हुए रेफरेंस में इन सारे ईयर्स को देख करके समझ सकते हैं कि इनके आने से लेकर के भारत में इनकी एस्टेब्लिशमेंट तक और ये 257 ईयर्स में इनकी जो मजबूती थी उस बात को आप लोग समझिएगा और चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सारी चीजों को फिर से रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।